दामिनी नाम की इस लड़की स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड गौतम का इंतजार कर रही होती है। तभी एक किलर उसके पास आता है और अचानक उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी मुस्कुराती है क्योंकि उसने गौतम को आते हुए देख लिया था। गौतम दामिनी का बॉयफ्रेंड है। अब इधर किलर भी चालाक था। उसने देखा कि गौतम अंधा है और उसे हल्के में लेते हुए दामिनी को उठाकर वहां से फरार हो जाता है। गौतम को तब पहले कुछ अजीब महसूस होता है। वह दामिनी को आवाजें लगाता है और रिप्लाई ना पाने पर उसे आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसे दामिनी की अंगूठी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इस बीच किलर दामिनी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे तेज धार नाइफ से काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की इससे ना तो डर रही है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर अब उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देखकर अब लड़की हंसने लगती है, जिस पर किलर गुस्से में उससे पूछता है तो दामिनी कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। दामिनी का आत्मविश्वास देखकर किलर हैरान रह जाता है। उधर गौतम दामिनी की रिंग के निशान से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी आंखें भले ही देख नहीं सकती, लेकिन उसकी समझदारी और दामिनी पर भरोसा उसे हर मुश्किल से पार ले जाता है। क्या गौतम अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा और किलर का ये खतरनाक खेल भी अंत में किस तरह से खत्म होगा, आगे वीडियो में यही देखने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले फिल्म के कुछ सीन देख लेते हैं। कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां एक साइको किलर ने एक लड़की को बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध के रखा है। तभी वो बिना एक शब्द कहे वो लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके शरीर को कहीं दूर फेंक देता है। सुबह होते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और खुद वहां से रवाना हो जाती है। इसी शहर में गौतम नाम का एक लड़का रहता है जो जन्म से ही देख नहीं सकता। उसे रेडियो जॉकी दामिनी के शो को सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह हर रोज सही समय पर उसका शो ही सुनता है। धीरे धीरे वह उसकी आवाज से प्यार कर बैठता है। हालांकि यह प्यार एक तरफा था। गौतम को अच्छी तरह मालूम है कि दामिनी कब और कहां जाती है। इसी जानकारी के आधार पर वह अपने दोस्त राज नायकम की मदद से उसे फॉलो करता है और एक शादी में पहुंच जाता है। वहां गाना गाकर वह दामिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और सही मौका देखकर उसे प्रपोज कर देता है। शुरुआत में तो दामिनी उसे ठुकरा देती है, लेकिन फिर वह गौतम के पास जाकर कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो अगले दिन एक जगह पर उससे मिलने का इंतजार करेगा। हालांकि वह उस जगह का नाम नहीं बताती, बल्कि उसे हिंट देती है कि वह उसका शो सुन ले। अगले दिन गौतम पूरी ध्यान से दामिनी का प्रोग्राम सुनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में दामिनी अकेले एक रेलवे स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही है। वह पूरी उम्मीद के साथ सोच रही है कि गौतम जरूर आएगा, लेकिन गौतम के बजाय वहां साइको किलर पहुंच जाता है। वह दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले दामिनी मुस्कुराती है क्योंकि उसने गौतम को स्टेशन की ओर आते देख लिया था। गौतम वहां पहुंचकर दामिनी की मौजूदगी को उसके परफ्यूम की खुशबू से महसूस करता है और उसे आवाज लगाते हुए बेंच की ओर बढ़ता है। लेकिन चालाक किलर दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर चुपचाप गौतम के सामने से निकल जाता है। दामिनी को वहां ना पाकर गौतम को महसूस होता है कि कुछ गलत हुआ है और वह तुरंत पुलिस को कॉल करके मदद मांगता है। उन्हें बताता है कि दामिनी को किलर ने अगवा कर लिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किलर दामिनी को एक अंधेरी जगह पर ले आया है और उसके हाथ पैर काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह देखता है कि दामिनी के चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि वह मुस्कुरा रही है। किलर उससे हैरानी में पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? दामिनी जवाब देती है,
आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और अगर मैं तब तक गौतम के पास नहीं पहुंची तो वो मुझे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर निकालेगा। यह सुनकर किलर हैरान हो जाता है और उसकी उम्मीद के विपरीत दामिनी को मारने के बजाय उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। इसके थोड़ी देर बाद किलर बाहर जाकर एक सेक्स वर्कर को किडनैप करता है और उसे बेहोश करके अपने ठिकाने पर ले आता है। दामिनी की जगह अब वह उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख के दामिनी अंदर से डर जाता है। इधर किलर ये सब करने के बाद दामिनी से कहता है, जब गौतम तुम्हारी खोज में यहाँ आएगा तब मैं उसका सिर काटकर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सिर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर उस सेक्स वर्कर की लाश को बाहर फेंक देता है। इसके थोड़ी देर बाद सुबह जल्द ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारी मुथु कमिश्नर को जानकारी देता है कि दामिनी के पिता ने लाश को देखकर आइडेंटिफाई किया है कि यह लाश दामिनी का नहीं है। अब लाश के यह बात सुनकर गौतम भी वहां पहुंचता है और शरीर की गंध से वो भी समझ जाता है कि यह लाश दामिनी का नहीं है। गौतम तब अपनी मन को शांत करता है और वो सोचता है कि शायद पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद ही अपने तरीके से दामिनी को ढूंढने और बचाने का फैसला करता है। वो तुरंत सुशीला नाम की एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि दामिनी अभी भी जीवित है। डॉक्टर सुशीला उसे बताती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि किलर अब तक जिन भी लड़कियों को किडनैप करके ले गया है उन्हें मार चुका है। फिर दामिनी के मामले में ऐसा क्या अलग हुआ कि तुम सोच रहे हो कि वो जिंदा है? खैर, साइकेट्रिस्ट गौतम को हिम्मत देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे है लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो, इसलिए तुम अपनी तरह से पूरी कोशिश करो। इसके बाद गौतम पुलिस कमिश्नर के पास मदद मांगने जाता है, जहां एक कांस्टेबल अकबर उसे कमला नाम की एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बारे में बताता है जो इस केस पर पहले ही काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम तुरंत उसके घर पहुंचता है और दामिनी के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है, लेकिन कमला उसे वापस से वहां आने से मना कर देती है और उससे तीखी आवाज से बातें करती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे, जिसके बाद वह पैरालाइज्ड हो गई और पूरी तरह से व्हील चेयर पर निर्भर हो गई है। अब कमला के इस रिएक्शन पर गौतम गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर पुलिस उस सेक्स वर्कर के इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करती है। वह औरत बताती है कि कल रात रानी ने मुझे फोन किया था और बताया था कि वह एक कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसे एक अच्छी कार में कहीं ले जा रहा था और वह दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। इस जानकारी से पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है, उम्र करीब 28 से 30 साल के आसपास है और उसके पास 1-2 लग्जरी कारें भी हैं। खैर, उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर आती है। उसने तय कर लिया था कि वह गौतम की मदद करेगी और अब वह एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी जो फिलहाल सीआईडी के पास है। 1.5 साल पहले कमला इस केस पर काम कर चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि सबूत और डिटेल्स कहाँ रखे हैं। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही गौतम अलमारी खोलने वाला होता है, एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे एक कोने में ले जाता है। तभी मुथु अपनी घर की चाबी लेने के लिए ऑफिस में आ जाता है। मुथु को ताव पहले थोर शक होता है, लेकिन वहां ढूंढने पे कुछ नहीं मिलने पर वो वहां से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये दूसरा व्यक्ति अकबर था जिसने गौतम को छुपा दिया था। अकबर गौतम की मदद करते हुए उसे सभी डिटेल पेपर्स की जेरोक्स कॉपी दे देता है। डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। इनमें से 4 सेक्स वर्कर्स थीं और बाकी सभी लड़कियां अपने अपने क्षेत्र में काफी सफल थीं। जो भी लड़की गायब हुई वह दिन दहाड़े सड़क से गायब हो गई थी। गौतम पुलिस टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछताछ करता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त उनकी बेटियां रास्ते से गायब हो गई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद गौतम उन जगहों पर जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन थी, एक डस्टबिन। इससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वह लड़की घर वापस जा रही होगी तो उसने डस्टबिन के पास कुछ देखा होगा। पास में खेल रहे बच्चों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चों ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पप्पी देखा था। इससे गौतम और कमला यह अनुमान लगाते हैं कि किलर पहले एक प्यारा सा पप्पी खरीदता होगा और उसे डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पप्पी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी तो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, कृपया इसे मेरे पास लाकर दें। जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी वह उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। अगले दिन किडनैपर उसी प्लान के अनुसार एक और लड़की को किडनैप करने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। दरअसल
कमला और गौतम ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी थी जिसमें लोगों को आगाह किया गया था कि अगर उन्हें कोई छोटे सी पप्पी को रास्ते में अकेले घूमते हुए दिखे तो उससे दूर रहें। इस पोस्ट की वजह से किडनैपर का प्लान नाकाम हो गया। इस बात का पता चलते ही किलर सीधे एक हैकर के पास जाता है और इस पोस्ट को फेसबुक से हटाने के लिए कहता है। जैसे ही काम पूरा होता है वह उस हैकर को भी मार डालता है। उस रात किलर उसी लड़की को किडनैप करता है जो सुबह उसकी पकड़ से बच गई थी। इस बार वह उसे अपने वही जगह पर ले जाता है और उसकी सैर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन इस बार वो लड़की का सिर काटकर उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है और उसे गौतम के घर के सामने रखकर एक मैसेज छोड़ देता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे गौतम। गौतम को लड़की के शरीर से एक अजीब महक आती है और वह अपने दोस्त राजनायकम को एक सफेद और एक काले स्वर को लाने के लिए कहता है। राजनायकम दोनों स्वरों को लेकर आता है और गौतम को यह पता चलता है कि हाल ही में मरी एक वेश्या के शरीर से भी यही गंध आ रही थी। वे सभी पिग फार्मों पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी युवा मालिक नहीं मिलता जो किलर की पहचान से मेल खाता हो। इस बीच मुथु को यह बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुथु ने एक आदमी को गौतम की निगरानी के लिए रखा था। मुथु ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे ये अभी तक खोज रहे थे। पुलिस की मौजूदगी देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वह पुलिस वाले को अपने कमरे में बंद कर देता है जहां वह अपने सभी अपराधों को अंजाम देता था। जब वह कमरे में नहीं होता है, दामिनी उस पुलिस अधिकारी को होश में लाने की कोशिश करती है और उसे भागने को कहती है, लेकिन मुथु घबराकर कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ देर बाद साइको किलर वहां आकर मुथु को भी मार डालता है। इस तरह गौतम और उसकी टीम ने सभी पिग फार्मों की जांच कर ली, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। हालांकि कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं पिग फार्मों में से किसी एक में छिपा होगा, लेकिन बिना किसी नतीजे के लौटने पर गौतम निराश होकर फैसला करता है कि वह आज रात अकेले घर पर रहेगा। थोड़ी देर बाद किलर की गाड़ी उसके घर के पास आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि यह किलर की गाड़ी है, तो वह जानबूझकर बाहर निकलता है और हाथ में कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच एक लंबी चेज होती है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनायकम किलर के हाथों मारा जाता। किलर फिर राजनायकम के फोन से गौतम को कॉल करके धमकी देता है कि वह दामिनी को उसके जन्मदिन के दिन मार डाले। अगले दिन गौतम को राजनायकम की मौत का पता चलता है। यह खबर सुनकर वह बेहद दुखी हो जाता है, क्योंकि राजनायकम उसकी आंखें और सच्चा दोस्त था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गौतम को राज का सामान सौंपते हैं और बताते हैं कि किलर उसकी दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट कर ले गया है। यह सुनकर गौतम खुद को किलर की तलाश से अलग करने का निर्णय लेता है। इस बात से कमला नाराज होकर कहती है कि अगर उसे इतनी जल्दी हार माननी थी तो उसे उम्मीद दिलाने का क्या मतलब था। अगर उस समय वह कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज वह खुद ही यह केस सुलझा लेती। कमला की बात सुनकर गौतम और वह उस कॉलेज में जाते हैं जहां 1.5 साल पहले एक स्टूडेंट की हत्या हुई थी और उसी सिलसिले में कमला वहां आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो मुंह छुपाए हुए बैठा था। दोनों प्रिंसिपल से मिलते हैं और पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। प्रिंसिपल बताते हैं कि वे नहीं जानते कि वह कौन था, पर इतना जरूर याद है कि वह लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था और पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। यह सुनकर गौतम को एक अहम सुराग मिलता है और वह फौरन जाकर राजनायकम के सामान की जांच करता है। गौतम को यह स्पष्ट हो जाता है कि किलर के दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है, जो कि उसके दोस्त ने एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में छोड़ा था। गौतम को यह भी याद आता है कि जब किलर उसके घर आया था उसने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी माप की मदद से वह अलग अलग कार कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार उन्हें सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी का कर्मचारी बताता है कि आपके बताए अनुसार अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास एक होटल और एक पिग फार्म है। किलर का पता लगाकर गौतम और कमला उसी पिग फार्म पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल अब भी बाहर है। इस मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की तलाशी लेने लगता है। इसी जांच के दौरान उसे एक नक्शा मिलता है जिसे वह कमला को दिखाता है। फिर दृश्य बदलता है और हम दामिनी को एक बंद कोठरी में देखते हैं। वहां उसे एक महिला नजर आती है जो कई सालों से वहां कैद है। दामिनी के पूछने पर वह बताती है कि उसका नाम रेचल है
और वह अंगुलीमाल की टीचर थी। अंगुलीमाल एक अनाथालय में बड़ा हुआ था और बचपन में रेचल ने उसे सजा दी थी, जिसका बदला वह आज ले रहा है। दूसरी तरफ कमला नक्शे पर माचिस की तीलियों से संकेत लगाकर गौतम के लिए उसे समझना आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों से नक्शे को याद कर लेता है और दोनों ठान लेते हैं कि वे दामिनी को वहां से छुड़ाएंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम गाड़ी चलाता है। अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर कुर्सी पर बिठा देता है और सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। वह अपने बचपन की उस घटना को दोहराता है जब रेचल ने उसे मास्टरबेट करने पर सजा दी थी और रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुलीमाल उसके सामने माफी मांगता है, लेकिन फिर वह दामिनी को मारने की तैयारी करने लगता है। दामिनी उससे पूछती है कि वह मरा हुआ पुलिस वाला कौन था। अंगुलीमाल बताता है कि जब उसे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था, तब उस पुलिस वाले ने उससे गलत हरकत की थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके अंदर जाते ही अलार्म बजने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को मारने ही वाला होता है कि तभी इलाके में पावर कट हो जाता है, जिसे कमला की मां ने प्लान करके करवाया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को खोजने लगता है और कहता है कि वह हार चुका है, या तो वह गौतम को मारेगा या खुद मारा जाएगा। तभी गौतम सामने आकर उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है और बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है, फिर दामिनी के हाथ पैर खोलकर उसे वहां से ले जाता है। अंगुलीमाल जोर से चिल्लाता है कि टीचर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। यह सुनकर दामिनी चाबी उसकी तरफ फेंक देती है। अंगुलीमाल चाबी लेने आगे बढ़ता है, लेकिन रेचल चाबी को उठाकर निकल जाती है। गुस्से में अंगुलीमाल उसका पेट चीरकर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तब तक गौतम, कमला और दामिनी वहां से निकल चुके होते हैं। अगले दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बैठाती। पूछने पर वह कहती है कि उसे अंगुलीमाल में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि वह उसे एक छोटा बच्चा लगा जिसे अकेला छोड़ दिया गया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया था। वह कहती है कि अगर वह उसकी माँ या बहन होती तो उसे इतना प्यार मिलता कि वह कभी साइको किलर नहीं बनता। यह इंटरव्यू देखकर अंगुलीमाल समझ जाता है कि किसी ने पहली बार उसे समझा और प्यार की नजरों से देखा है। अपनी गलतियों और हार को स्वीकार करते हुए वह एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।